Assalamu alaikum. Topic is internal and external balance with expenditure changing and expenditure switching policies. This topic can be discussed with the help of Swan diagram. So Swan diagram has its three assumptions. First is there is a fixed exchange rate system. Second assumption is there is no capital movement. Third assumption is the prices are fixed or prices increase after full employment. तो स्वान डायग्राम की तरफ चलते हैं. दिस इज स्वान डायग्राम. इसमें देखें y एक्सिस पे रेट ऑफ एक्सचेंज लिया हुआ है एंड दैट हैज़ बीन शोन बाय कैपिटल R. x एक्सिस पे डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स लिए हुए हैं एंड दैट हैज़ बीन शोन बाय कैपिटल D. और यहाँ पे ये y कर्व है, दैट इज़ इंटरनल बैलेंस कर्व. सेकंड इज़ EE, ये एक ब्लू कलर का ख़त है और दैट इज़ एक्सटर्नल बैलेंस कर्व एंड दिस कर्व इज़ जस्ट लाइक सप्लाई कर्व एंड internal balance curve is similar to demand curve. इंटरनल बैलेंस कर्व जो है, अगर इकोनॉमी इसके ऊपर कहीं लोकेट कर रही है, फॉर एग्जांपल पॉइंट J या C डबल डैश या कहीं और, इट मींस के इकोनॉमी जो है उसमें इंटरनली इक्विलिब्रियम पाया जा रहा है. तो इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट है. उसके बाद एक्सटर्नल बैलेंस कर्व, अगर इकोनॉमी इसके ऊपर कहीं फॉल कर रही है, फॉर एग्जांपल पॉइंट J डैश C डैश या कहीं और इस कर्व के ऊपर, इट मींस के इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इक्विलिब्रियम पाया जा रहा है और इकोनॉमी में देयर इज़ नो सरप्लस एज वेल एज नो डेफिसिट. इंटरनल बैलेंस कर्व YY, इसके ऊपर अगर इकोनॉमी कहीं फॉल कर रही है तो इट मींस के इकोनॉमी इज़ फेसिंग इन्फ्लेशन. ऑन द अदर हैंड, इस इंटरनल बैलेंस कर्व के नीचे अगर इकोनॉमी कहीं लोकेट कर रही है, फॉर एग्जांपल पॉइंट N C डैश C H, इट मींस के इकोनॉमी इज़ फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट और डिफ्लेशन. इन द सेम वे एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के दाईं तरफ या नीचे अगर इकोनॉमी कहीं लोकेट कर रही है, फॉर एग्जांपल पॉइंट J H C, इट मींस के इकोनॉमी इज़ फेसिंग डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. इन द सेम वे अगर एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के ऊपर इकोनॉमी कहीं लोकेट कर रही है, फॉर एग्जांपल पॉइंट C डबल डैश N या कहीं और, it means के economy is facing surplus in the balance of payments. जी, जिस पॉइंट पर इंटरनल बैलेंस कर्व और एक्सटर्नल बैलेंस कर्व एक दूसरे को कट ऑफ करते हैं, दैट इज़ पॉइंट F, और यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो साइमल्टेनियसली इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस अचीव करती है. तो जिसके नतीजे में वी गेट 4 जोन्स ऑफ अनहैप्पीनेस. फर्स्ट जोन ऑफ अनहैप्पीनेस दैट शोज एक्सटर्नल सरप्लस एंड इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट. और सेकंड जोन ऑफ अनहैप्पीनेस में अगर इकोनॉमी कहीं फॉल कर रही है, इट मींस के इकोनॉमी जो है उसमें एक्सटर्नली सरप्लस होगा और इंटरनली जो है वो इन्फ्लेशन होगा. Third zones of unhappiness shows external deficit and internal inflation. Fourth zone of unhappiness shows external deficit and internally unemployment or deflation. जहाँ पर इंटरनल बैलेंस कर्व और एक्सटर्नल बैलेंस कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, दैट इज़ पॉइंट F, और यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होता है दैट इज़ R2.
और इस लेवल पे जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स या फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिसाइड होता है दैट इज़ D2। जी, अब अगर इकोनॉमी में किसी टाइम एक्सटर्नल या इंटरनल बैलेंस नहीं पाया जा रहा तो उसको एक्सपेंडिचर चेंजिंग और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ के ज़रिए जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस के पॉइंट पे लाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉइंट जे से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट जे के ऊपर इकोनॉमी जो है वो इंटरनली इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर का लेवल दैट इज़ D3 और रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो दैट इज़ R1। अब ये जे पॉइंट जो है ये चूँकि एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के नीचे लोकेट कर रहा है, इट मींस के इकोनॉमी में एक्सटर्नली जो है वो डेफिसिट पाया जा रहा है। ओके, तो इस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ जो हैं उनमें से एक पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ जो हैं उनमें डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में से डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और डीवैल्यूएशन की वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो R1 से R3 तक मूव कर जाएगा, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा। डीवैल्यूएशन मीन्स के अगर कोई मुल्क अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वर्थ किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम कर देती है तो उसकी वजह से डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें फॉरेनर्स के लिए कम हो जाती हैं और मुल्क की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो ऐसा होने की वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी, ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट्स कम होंगी और इकोनॉमी में जो डेफिसिट है दैट विल बी वॉश्ड आउट और इकोनॉमी जो है वो पॉइंट जे से पॉइंट जे डैश के ऊपर पहुंच जाएगी। अब पॉइंट जे डैश के ऊपर इकोनॉमी में डेफिसिट रिमूव हो चुका है और एक्सटर्नली देयर इज इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बट ये पॉइंट जे जो है दैट इज अबव टू इंटरनल बैलेंस कर्व। तो अब इस पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। ओके, इस इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की जाएंगी और एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज़ में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ आती हैं। तो इसके लिए जो है वो हार्ड फिस्कल पॉलिसी या हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी या दोनों ही अडॉप्ट की जाएंगी जिसके नतीजे में जो है वो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे और इकोनॉमी जो है वो पॉइंट जे डैश से लेफ्ट जानिब ये इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर यहाँ कहीं पर पहुँच जाएगी। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर इकोनॉमी मूव करती है, लोकेट करती है, तो इसके नतीजे में इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगी। बट ये जो पॉइंट चलें इसको पॉइंट सी डबल डैश ये सपोज कर लेते हैं, तो पॉइंट अगर इकोनॉमी इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है तो ये पॉइंट जो है ये एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के ऊपर लोकेट कर रहा है और वी हैव डिस्कस्ड कि अगर इकोनॉमी एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के ऊपर हो इट मींस के इकोनॉमी जो है उसमें सरप्लस पाया जाता है। तो इस सरप्लस मींस के इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम है। तो इसके लिए अगेन जो है वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएंगी और इकोनॉमी में रीवैल्यूएशन की जाएगी। तो रीवैल्यूएशन जो है करने से रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगा और इकोनॉमी जो है वो पॉइंट सी डबल डैश से सी डैश तक पहुंच जाएगी। ओके, रीवैल्यूएशन मींस के अगर मुल्की करेंसी की वर्थ
फॉरेन करेंसीज के मुकाबले में उसकी वर्थ को बढ़ाना, तो उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स कम होंगी और इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी और इकोनॉमी में जो सरप्लस था दैट विल बी वॉश्ड आउट। तो इकोनॉमी जो है वो पॉइंट सी डैश के ऊपर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे एक्सटर्नली जो है वो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, बट इंटरनली जो है चूंकि ये अगर इकोनॉमी सी डैश के ऊपर है तो दैट इज़ लोकेटिंग बिलो टू इंटरनल बैलेंस कर्व, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट या डिफ्लेशन पाई जा रही है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट या डिफ्लेशन को वॉश्ड आउट करने के लिए एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएंगी। तो एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज़ में हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी या हार्ड फिस्कल पॉलिसी या और बोथ विल बी अडॉप्टेड, तो जिसके नतीजे में डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होंगे। ओके, तो इकोनॉमी जो है वो इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। अगेन अगर इकोनॉमी इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर पहुँचती है तो ये एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के नीचे कहीं लोकेट कर रही है। इट मीन्स कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज़ फेसिंग डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए अगेन जो है वो डिवैल्यूएशन की जाएगी और डिवैल्यूएशन के नतीजे में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी, तो इकोनॉमी अगेन जो है एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के ऊपर पहुंच जाएगी। ओके, और डेफिसिट रिमूव हो जाएगा। बट इस पॉइंट के ऊपर अगर इकोनॉमी लोकेट करती है तो इट मीन्स कि ये इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर है, तो सो इकोनॉमी विल फेस इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए जो है वो हार्ड फिस्कल और हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी विल बी अडॉप्टेड, तो जिसके नतीजे में डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस होंगे और इकोनॉमी जो है वो इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर पहुंच जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है दैट विल बी वॉश्ड आउट। तो इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर अगर इकोनॉमी इस पॉइंट के इस जगह कहीं लोकेट करती है तो दैट इज़ अबव टू एक्सटर्नल बैलेंस कर्व। इट मीन्स कि इकोनॉमी इज़ अगेन फेसिंग सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो इस सरप्लस को ख़त्म करने के लिए अगेन रीवैल्यूएशन की जाएगी और उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स कम होंगी और इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सरप्लस है वो ख़त्म हो जाएगा और इकोनॉमी इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर पहुंच जाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से मूव्स और काउंटर मूव्स के नतीजे में इकोनॉमी जो है एक टाइम पे पॉइंट एफ के ऊपर पहुंच जाएगी एंड इकोनॉमी विल गेट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम in internal and external market. Thanks.